जय हिंद साथियों। तो आप लोगों के लिए आज सबसे बड़ा मैं अपडेट दे रहा हूं शपथ डिफेंस एकेडमी के बारे में। ये जो शपथ डिफेंस एकेडमी है ये आपका ही वन प्लस डिफेंस एकेडमी है। देख, कुछ कॉपीराइट के वजह से हमने शपथ डिफेंस एकेडमी कर दिया है वन प्लस डिफेंस एकेडमी का। अब जो भी क्लासेस हैं सारे आपको शपथ डिफेंस एकेडमी के ही चैनल पर आपके आएंगे, और साथ साथ में आपका जो एप्लीकेशन था वीरपद का उसका भी नाम अब चेंज हो जाएगा, शपथ एकेडमी में चेंज आपका हो जाएगा। और आपका लोगो जो है आपको हर जगह यही लोगो देखने को मिलेगा, तो लोगो को ज़रूर देख लीजिएगा। और शपथ डिफेंस एकेडमी याद कर लीजिए, ये आपका वन प्लस डिफेंस एकेडमी ही चैनल है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो चलिए आज के इस क्लास में देखते हैं टी आर्मी क्लास में। ये जो आपका क्लास है ना, आज मैं इसको आपको टारगेट दे रहा हूँ 45 क्वेश्चन का। अगर आपका एग्जाम अभी आने वाला है तो 45 क्वेश्चन आपको बनाना ही है, क्योंकि बिल्कुल आपका ये ओरिजिनल पैटर्न पर है। और मैथ का तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 100% मैथ बन जाएगा, चाहे आपका किसी भी लेवल हो, बस आपका एग्जाम सामने में आने वाला हो, ठीक है ना। बाद बाकी टेस्ट के लिए तो आप जानते ही हैं कि आपको वीरपद का एप्लीकेशन जो है शपथ डिफेंस एकेडमी में चेंज हो गया है, तो आप वहां से जाकर टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं, और कितना क्वेश्चन कर पाते हैं लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है कौन से महापुरुष के जयंती पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, स्वामी विवेकानंद जो है आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आप एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ये जनवरी में मनाया जाता है, और जनवरी में आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो जनवरी में कब मनाया जाता है, तो जनवरी में ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर साल ये 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम में आपका कि बताइए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त जो था उनके बचपन का नाम था। और उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन का, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी किया था। और ये कब किया था, तो ये किया था 1897 में उन्होंने इनका स्थापना किया था रामकृष्ण मिशन का। अब देखिए उन्हीं के द्वारा एक भाषण दिया गया था शिकागो में, जानते हैं ना कि भाषण दिया गया था ना विश्व धर्म संसद में, ठीक है ना, जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार युद्ध काल में कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर हमारे भारत में ना वीरता के पुरस्कार के लिए 2 पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला है आपका है कि सर्वोच्च पुरस्कार जो है ना युद्ध काल में कौन सा दिया जाता है, पहले ये देख लीजिएगा। बाद बाकी शांति काल में भी दिया जाता है, वो भी क्या होता है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, लेकिन ये शांति काल में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि युद्ध काल में यानी कि वार टाइम में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर सभी का आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह आएगा शांति काल में, क्या आएगा, अब क्या आएगा, शांति काल में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो देखिए यहाँ पर शांति काल, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ यहाँ पर पीस टाइम, क्या लिखता हूँ यहाँ पर पीस टाइम में दिया जाने वाला पुरस्कार जो होता है वो होता है आपका अशोक चक्र होता है। क्या होता है, अशोक चक्र होता है, अशोक चक्र होता है। ये आप दोनों को समझ लीजिएगा, अगर जिनको नहीं पता होगा तो शांति काल में दिया जाता है आपका अशोक चक्र दिया जाता है, और युद्ध काल में वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो ये होता है परमवीर चक्र होता है। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए सबसे पहले वीर चक्र पाने वाले विजेता कौन है। सबसे पहले वीर चक्र यानी वीर चक्र सबसे पहले पाने वाले जो आपका था कौन, तो मेजर सोमनाथ शर्मा था। क्या था, मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या था, मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या था, सोमनाथ शर्मा, याद कर लीजिएगा। इनको सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था। ये कब मिला था, तो ये 1947 में मिला था। कब मिला था, 1947 में मिला था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है।
देखिए हाँ, बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन और निकल जाएंगे, मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। देखिए आपको आंसर ही नहीं करना है, जो आंसर के अलावा जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, उस पॉइंट को भी आप लोग समझिएगा अगर नहीं पता होगा तो। जितना सारा मैं पॉइंट बताता हूँ ना, सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी हमारा क्लास देखिएगा ना, तो आप लोग नोटबुक यानी कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा और इसका नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है ना, अगर एग्ज़ाम में सक्सेस करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लीजिए, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, शपथ डिफेंस एकेडमी आप लोग याद रख लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि 1+ डिफेंस एकेडमी ही शपथ डिफेंस एकेडमी हो गया है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर जो था ना, ये आपका क्या था, लोथल था। कहाँ है, तो लोथल जो है आपका है। अब लोथल जो है कहाँ पर है, लोथल जो है कहाँ पर है, तो ये आपका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, ये आपका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताइए लोथल जो है अभी कौन से राज्य के अंतर्गत है। तो मैंने बता दिया अहमदाबाद में है। आपको पूछेगा राज्य कौन सा है, तो राज्य कौन सा हो जाएगा, तो राज्य आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। यानी कि लोथल जो आपका जगह है ना, ये कहाँ पर है, ये आपका है गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कालीबंगन के बारे में। क्या है, कालीबंगन जो है ना, कालीबंगन जो है ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो कालीबंगन जो है ना अभी के टाइम में ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में। कहाँ पर है, तो राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में है। और ये क्यों आपके लिए जाना जाता है, कैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये बताइए जूते हुए खेत। कालीबंगन में क्या मिला था, कालीबंगन में क्या मिला था, तो कालीबंगन मिला था जूते हुए खेत मिला था। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। वही बात यहाँ करूँ कि मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, यहाँ पर महान स्नानागार मिला था। क्या मिला था, महान स्नानागार मिला था। यानी कह सकते हैं इसको महान बदला में विशाल स्नानागार। क्या है, स्नानागार। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। यानी कि इसको क्या होता है इंग्लिश में, क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ। क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार जो है कहाँ मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो जो है अभी कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो जो है अभी कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो जो है ना आपका ये अभी पाकिस्तान में। कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो है ना, यहाँ पर जितना सारा पॉइंट बता रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर एक से मैंने बताना भूल गया, यहाँ पर लोथल के बारे में। लोथल जो है ना कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था, लोथल। लोथल जो है ना अभी का टाइम में लोथल जो है ना ये आपका भोगवा नदी के किनारे पर। कहाँ पर है, भोगवा नदी। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर रिवर, यहाँ लिख देता हूँ मैं रिवर। रिवर कौन सा है, रिवर आपका है भोगवा। क्या है, भोगवा है। तो रिवर आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, रिवर आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। रिवर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि लोथल जो है ये भोगवा नदी पर है और ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और ये गुजरात में है। ठीक है, सभी पॉइंट को आप लोग नोट जरूर बनाइएगा, मैं इतना आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आपका है, ये आपका करंट अफेयर में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि बताइए भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, अभी का टाइम में जो है उपराष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है ना अभी के करंट उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए ये कौन है, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, बताएगा कि बताइए 15वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हो सकता है कि ये आपका इतना करंट का क्वेश्चन नहीं पूछे ना, तो हो सकता है कि बताइए 14वें, तो 14वें कौन सा हो जाएगा, 14वें जगदीप धनखड़ थे। यानी जगदीप धनखड़ को चेंज करके कौन बना, तो सीपी राधाकृष्णन अभी का टाइम में क्या है, तो आपका ये उपराष्ट्रपति है। अब उपराष्ट्रपति के बारे में एक दो पॉइंट और जान लीजिए। देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना आयु चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए कम से कम, तो इसमें चाहिए 35 वर्ष। कितना चाहिए, तो 35 वर्ष का आयु चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी और गवर्नर बनने के लिए भी कितना चाहिए, तो 35 वर्ष का चाहिए। याद कर लीजिएगा, गवर्नर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति 35 वर्ष का चाहिए। ठीक है ना। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया।
दूसरा पॉइंट क्या हो गया उपराष्ट्रपति के बारे में, ये राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है ये, राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है ये, पदेन सभापति। यानी कि राज्यसभा का हमेशा सभापति कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति ही होगा। और एक पॉइंट और जानना है कि बताइए भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के सबसे पहले बनने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आपने क्या पढ़ा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या याद कर लीजिएगा, यहाँ पर ले देता हूँ, यहाँ पर पहला राष्ट्रपति, यहाँ मैं ले देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन सा है, कौन थे, तो ये थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, ठीक ना। याद कर लीजिएगा आप लोग, पहले राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आपका है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, हीराकुंड बांध जो है ना कौन से नदी पर है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए, और यहाँ पर जो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका सी आना चाहिए। महानदी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और महानदी जो है ना ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन से राज्य में है, तो ये जो आपका है उड़ीसा में, क्या है, उड़ीसा में। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध क्या हो जाएगा, यह आपका हीराकुंड बांध ही है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर लॉन्गेस्ट डैम, क्या याद कर लीजिए, लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। और ये कौन से नदी पर है, ये आपका महानदी पर है जो कि उड़ीसा में है। वही बात यहाँ बोलूँ कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। क्या हो जाएगा, टिहरी बांध, टिहरी डैम। टिहरी डैम क्या है, सबसे क्या है, तो हाईएस्ट, क्या है, सबसे हाईएस्ट डैम है, यानी सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी डैम है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं। तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, ठीक है ना। तो संविधान माफ कीजिएगा, यहाँ पर संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर संविधान सभा के जो अस्थाई सदस्य थे वो कौन थे, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या थे, तो संविधान सभा के ये अस्थाई सदस्य थे, क्या थे, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे। वही बात क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा कि बताइए अस्थाई सदस्य कौन थे, अस्थाई सदस्य कौन थे, अस्थाई सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद, याद कर लीजिएगा, सिन्हा, क्या कर लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, ये आपका अस्थाई सदस्य थे। लेकिन अस्थाई सदस्य में कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वही बात क्वेश्चन आएगा, बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि संविधान के जो प्रारूप समिति है यानी ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी सभी पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर कौन थे, ये थे आपके ड्राफ्टिंग, क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक ना, ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब अगले क्वेश्चन में आपका है कि आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनाया था। देखिए आगरा का ताजमहल जो है ना कौन से मुगल शासक ने बनाया था, तो आगरा का ताजमहल जो है ना ये बनाया था शाहजहां ने। कौन बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था, क्या, तो ये आपका आगरा का ताजमहल बनाया था। इनके अलावा में एक पॉइंट और जान लीजिए कि ये ताजमहल के अलावा दिल्ली का लाल किला क्या है, रेड फोर्ट, क्या है, रेड फोर्ट कहाँ पर है, लाल किला, तो लाल किला दिल्ली वाला किसने बनाया था, रेड फोर्ट बनाया था। और जामा मस्जिद किसने बनाया था, ये शाहजहां ने ही बनाया था, याद कर लीजिएगा। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था, लाल किला किसने बनाया था, तो ये बनाया था शाहजहां ने बनाया था। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर दिल्ली का, ठीक ना, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। जामा मस्जिद किसने बनाया था, तो ये शाहजहां ने ही बनाया था। और आगरा का ताजमहल किसने बनाया था, ये शाहजहां ने ही बनाया था। और ये किसकी याद में बनाया था, तो उनकी जो पत्नी थी मुमताज़ महल थी, मुमताज़ महल के याद में उन्होंने ये ताजमहल बनाया था। अगले क्वेश्चन में आपका है कि किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसालों का बगीचा। ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत में आ जाएगा आपके आर्मी के एग्ज़ाम में। अगर आप टी आर्मी हो, आप आर्मी के कोई सा भी एग्ज़ाम हो,
आर्मी टेक्निकल हो, आर्मी क्लर्क हो, आर्मी जीडी हो या आर्मी ट्रेडमैन हो, किसी भी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता है कि बताइए मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किसको कहा जाता है? केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर है। श्रीनगर जो है ना कौन से नदी के तट पर है? तो यहाँ पर श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के तट पर है। कहाँ पर है? झेलम नदी के तट पर है। झेलम क्या है? आपका नदी है और ये कहाँ पर है? तो श्रीनगर में है और झेलम नदी के ही तट पर क्या है? तो ये जो आपका है श्रीनगर शहर बसा हुआ है। अब देखिए झेलम नदी जो है ना कौन से नदी का सहायक नदी है? झेलम रिवर जो है ना ये आपका सिंधु रिवर का, किसका? सिंधु रिवर का क्या है? ट्रिब्यूटरी है। सिंधु रिवर का सहायक नदी है। क्या है? सिंधु रिवर का सहायक नदी कौन सा है? तो आपका झेलम है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और जानना है आपका श्रीनगर के बारे में। देखिए श्रीनगर में और कौन कौन सा झील है, कौन कौन सा नदी है? श्रीनगर में कौन सा है? एक तो आपका देखिए डल झील, क्या है? डल लेक। डल लेक मतलब क्या है? डल झील याद कर लीजिएगा। दूसरा कौन सा है आपका? ये आपका वुलर झील है। क्या है? वुलर झील, वुलर लेक। जो सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है? तो आपका वुलर लेक है। यानी कि 2 पॉइंट आपके लिए है। एक तो आपका है डल झील है, दूसरा क्या है आपका वुलर झील कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? तो श्रीनगर में ही है। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोच जो होते हैं ना, जो खिलाड़ियों को पदक दिलाते हैं, यानी कि कोच को दिया जाता है। डायरेक्टली याद कर लीजिए, कोच को दिया जाता है। क्या आता है? कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार है। लेकिन वही बात बोलूँगा कि प्लेयर को कौन सा अवार्ड मिलता है? तो प्लेयर को मिलता है अर्जुन अवार्ड। क्या मिलता है? अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है? तो जो खिलाड़ी होते हैं उनको मिलता है। या बोलेंगे इसको आपका क्या बोलेंगे? एक तो आपका ये है, दूसरा आपको मिलता है क्या? स्पोर्ट्स अवार्ड होता है ना, स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिलता है? यानी कि खेल रत्न किसको मिलता है? तो खेल रत्न मिलता है आपको खिलाड़ियों को मिलता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? तो आपका ये मिलता है खेल प्रशिक्षक को, यानी कि कोच को मिलता है। तो याद कर लीजिएगा, कोच और अर्जुन अवार्ड याद कर लीजिएगा, खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। देखिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, ये क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आए हैं। अब आपके लिए 1-2 पॉइंट और बताऊंगा, पहले इसका आंसर लगा लीजिए आप लोग। ठीक ना। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? ये आपका है सोनपुर। क्या है? सोनपुर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था, बताइए कौन से नदी के संगम पर है? सोनपुर जो है ना कौन से नदी के संगम पर है? तो याद कर लीजिए गंडक और गंगा। याद कर लीजिए कौन? गंडक। याद कर लीजिए यहाँ पर गंडक और गंगा नदी के संगम पर कौन है? तो यह आपका सोनपुर नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट और जान लीजिए। ठीक ना। अब 1-2 पॉइंट यहाँ पर जान लीजिए। चलिए इतना ही काफ़ी है इसके लिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपको आएगा यहाँ पर। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। देखिए नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका साल 2015 में हुआ था। कब हुआ था? तो साल 2015 में हुआ था, जो आपका यहाँ पर आंसर है। और एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए ये आएगा कि बताइए नीति का फुल फॉर्म क्या है? आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है ना। तो ये जो है नीति आयोग जो है ना, ये आपका योजना आयोग के बदले में आया था, यानी कि प्लानिंग कमीशन के बदले में कौन आया था? तो नीति आयोग आया था। अब नीति का यहाँ फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, मैं यानी कि लिख देता हूँ यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद कर लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यानी बोलेंगे चेयरमैन जो होते हैं ना, हमेशा कौन होगा? तो भारत का जो हमेशा उस टाइम में जो प्रधानमंत्री होगा यानी कि पीएम होगा, वो आपका चेयरमैन होगा। और अभी के टाइम में कौन है? नरेंद्र मोदी जो हैं इसके चेयरपर्सन हैं, यानी कि बोलेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका प्रधानमंत्री है।
ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए भाखड़ा नांगल बांध बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपका है। तो भाखड़ा नांगल जो है ना कौन सी नदी पर है, तो ये आपका है सतलुज के नदी पर, सतलुज रिवर पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। और ये जो है ना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर, ठीक है ना, हिमाचल कहाँ पर है ये, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पर सतलुज नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ना आपका ये है बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति जो है ना आपका सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है सबसे बड़ा ग्रह, तो ये बृहस्पति जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। बृहस्पति जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन वही क्वेश्चन आपका आएगा, बताइए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है ना वो कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा गैनीमेड। क्या हो जाएगा, गैनीमेड। और गैनीमेड सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। अब देखिए यहाँ पर उपग्रह तो है, और ये कौन से ग्रह का उपग्रह है, ये बृहस्पति का उपग्रह है। क्या है, ये बृहस्पति का ही क्या है, ये उपग्रह है। क्या है, बृहस्पति का है, क्या है, ये आपका सैटेलाइट है, ठीक है ना। तो ये आपका गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आएगा कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक उपग्रह है, जिसका सबसे अधिक सैटेलाइट है। तो ये आपका हो जाएगा शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनि ग्रह जो है ना, शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक जो है ना ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपके एग्जाम में अच्छा आता है कि वंदे मातरम जो है ना कौन से पुस्तक से लिया गया है। देखिए आनंद मठ से क्या लिया गया है, तो वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, मातरम कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका आनंद मठ से ही लिया गया है। और वंदे मातरम जो है ना ये आपका नेशनल सॉन्ग है। क्या है, ये आपका नेशनल सॉन्ग है। क्या है, नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ था ना ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा ये किसके बीच में हुआ था। देखिए ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। क्या है, इब्राहिम लोदी के बीच में ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वही बात मैं बोलूँ, पानीपत का दूसरा लड़ाई, पानीपत का दूसरा बैटल जो है कब लड़ा गया था, तो पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया था 1556 में लड़ाया गया था। कब लड़ा गया था, 1556 में लड़ाया गया था। और ये किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में, अकबर और हेमू, याद कर लीजिएगा। अकबर और हेमू के बीच में क्या हुआ था, पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। वही बात बोलूँगा मैं, तीसरा लड़ाई हुआ था, यानी पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था, ये आपका 1761 में हुआ था। कब हुआ था, 1761 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच में। किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ठीक है ना, मराठा के बीच में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर तीनों युद्ध आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो 100% आपके किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएंगे। आपके शिफ्ट में नहीं आए लेकिन कभी न कभी आपके आर्मी एग्जाम में आपके ज़रूर आएंगे, इसी साल में आएंगे, मैं 100% कह रहा हूँ। पानीपत की लड़ाई आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताइए इसकी स्थापना कब हुआ था, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अप्रैल को। कब हुआ था, तो 1 अप्रैल को हुआ था। और कौन से साल में हुआ था, तो ये हुआ था 1935 में। कब हुआ था, 1935 में हुआ था। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में हुआ था। तो आरबीआई के बारे में इतना पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन में है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा जो है ना कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा जो है आपका ये बिहार का है। क्या है, बिहार का ये प्रमुख त्यौहार है। इसमें क्या है, सूर्य देवता और छठी मैया का पूजा किया जाता है। क्या होता है, छठी मैया, सूर्य देवता और छठी मैया का। देखिए यहाँ पर छठ पूजा तो स्पेशल बिहार का ही है, लेकिन कुछ पार्ट में झारखंड में भी और कुछ जो है आपका ईस्ट उत्तर प्रदेश में यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, आपका छठ पूजा मनाया जाता है,
ठीक है ना। यहाँ पर और कौन से देवता का इसमें पूजा किया जाता है, तो सूर्य देवता और छठी मैया का, क्या है, सूर्य देवता और छठी मैया का इसमें पूजा किया जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। अभी के टाइम में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो भारत के जो गृह मंत्री अभी का टाइम है वो हैं आपके अमित शाह हैं। अमित शाह क्या हैं, भारत के गृह मंत्री हैं। और दूसरा जो है आपका है इसमें क्वेश्चन आएगा कि सहकारिता मंत्रालय अभी किसके पास है, सहकारिता मंत्रालय तो ये आपका अमित शाह के ही पास हैं। एक बार आप ऐसा करिएगा, आज बोलो हूँ, आज आप ऐसा कर लीजिएगा, जो भी अभी करंट में जो मिनिस्टर है ना उसको याद कर लीजिएगा। आपकी एक क्वेश्चन 100% मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका 100% बोल रहा हूँ, इससे ज़रूर आएगा। अभी के टाइम में कौन जो किस मंत्रालय किसके पास है ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर अभी आपको रिवीजन करना हो ना, आप लोग स्टेट के गवर्नर और सीएम को जरूर याद कर लीजिएगा। मैं 100% कह रहा हूँ, अभी एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। बाद में अभी भी आपने अगर टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है ना वीरपद का, टी आर्मी का, तो आप जाइए एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन का मैं लिंक डाल दूँगा नीचे में, वहाँ जाकर जरूर आप लोग टेस्ट को ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। देखिए मैकमोहन रेखा जो है ना ये आपका भारत और चीन के बीच में, क्या है, भारत और चीन के बीच में ये आपका रेखा है, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच में आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच में क्या है, मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है, तो ये आपका रेड क्लिफ है। क्या है, रेड क्लिफ, क्या है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ जो है ना, यानी कि रेड क्लिफ रेखा जो है ना ये किसके बीच में है, तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है, तो डुरंडू, देखिए डुरंडू लाइन, क्या है, डुरंडू लाइन जो है ना, डुरंडू लाइन जो है ना ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है, तो डुरंड लाइन है, ठीक है ना। रेड क्लिफ लाइन किसका है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। और मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, ये भारत और चीन के बीच में है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए यहाँ पर विद्युत बल्ब के बारे में, देखिए विद्युत बल्ब के बारे में तो यहाँ पर सभी को पता होगा कि टंगस्टन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को आपको ये याद रखना है कि विद्युत के बल्ब में, जो बल्ब के अंदर में कौन सी गैस भरा जाता है, बल्ब के अंदर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो बल्ब के अंदर में जो भरा जाता है ये भरा जाता है ऑर्गन, क्या भरा जाता है, ऑर्गन, क्या भरा जाता है, ऑर्गन गैस। और नाइट्रोजन, क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस जो होता है ना ये बल्ब के अंदर में भरा जाता है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बताइए हीटर का जो वायर होता है ना, हीटर का जो तार होता है ना वो किसका बना होता है, हीटर का तार जो होता है ना जिसमें खाना पकाते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो हीटर का तार जो होता है ना वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है नाइक्रोन का। किसका बना होता है, वो बना होता है नाइक्रोन का। किसका बना होता है, तो नाइक्रोन का। याद कर लीजिएगा आप लोग, नाइक्रोन, क्या याद कर लीजिएगा, नाइक्रोन। नाइक्रोन क्या है, नाइक्रोन क्या है, नाइक्रोन जो है ना आपका ये हीटर का वायर जो बना होता है ना, तार जो बना होता है ना, ये नाइक्रोन नहीं है, नाइक्रोम है। क्या है, नाइक्रोम, क्या है, नाइक्रोम का बना होता है किसका, हीटर का वायर बना होता है। अगले क्वेश्चन में है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है ना, ये मसूर से, यानी कि दांत का जो मसूर होता है ना, मसूर जो मुंह में जो मसूर होता है ना उसे खून आने लगता है। क्या होता है, खून आने लगता है। अगर इसका बोलूँगा मैं केमिकल नाम क्या है, इसका क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका, यानी विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना इसका केमिकल नाम है, ठीक है ना। और ये जो होता है ना ये खट्टे फल में पाया जाता है, ये विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका है कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। देखिए बर्फ़ का पिघलना जो है ना ये आपका है भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, एक बार मैं समझ लीजिएगा। देखिए भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है, अभी आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्या होता है, बर्फ़ जब पिघलता है तो पानी बन जाता है। क्या बनता है, बर्फ़ से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। और पानी को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये फिर से आइस बन जाएगा। यानी कि आइस ठंडा होगा तो आप क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। और वाटर ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आइस बन जाएगा। ये इसको क्या कहते हैं, ये भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए दूध से दही, अगर मान लिया जाए मिल्क से अगर बना दिया, कर्ड बना दिया यानी कि दही बना दिया जाए, तो क्या दही से मिल्क बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। अगर ये आपका आयरन है, लोहा है,
लोहा में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, लोहा में जंग लग जाता है। क्या जंग को हटाकर फिर से लोहा बनेगा, उसी अवस्था में आएगा, नहीं आएगा। यानी जो पुराने अवस्था में नहीं आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा। तो वर्ब का पिघलना क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमर हो जाएगा, जो कि जांग की हड्डी है। लेकिन सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये आपका स्टेप्स है। क्या है, स्टेपीज भी कहीं कहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा, स्टेपीज या फिर स्टेप्स जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ये फीमर हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, सबसे छोटी हड्डी कौन सा हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा, जो कान के अंदर में पाया जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि ध्वनि किस में यात्रा नहीं करता है, किस में ट्रैवल नहीं कर सकता है। ध्वनि जो है ना, ये आपका निर्वात में यानी कि वैक्यूम में आपका ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो किस में ट्रैवल करता है, तो सॉलिड में करता है, वाटर में करता है और आपका वायु में करता है। लेकिन किस में नहीं करता है, किस में नहीं करता है, तो ये आपका निर्वात क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले में है कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो पेंसिलिन की खोज जो है ना, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये आपका क्या किया गया था, तो पेंसिलिन की खोज किया गया था। लेकिन वही बात बोलूँगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा क्या खोज किया गया था, ये स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक का टीका। क्या है, चेचक का टीका, चेचक का टीका, चेचक का यानी कि स्मॉल पॉक्स कहते हैं इसको। स्मॉल पॉक्स का टीका किसके द्वारा खोजा गया था, यह आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। और लुईस पास्चर के द्वारा क्या खोजा गया था, ये रेबीज का टीका। क्या है, रेबीज का टीका। रेबीज का टीका किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। यहाँ पर तीनों पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है आपका सोलर सेल। क्या करता है, सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और डायनेमो क्या करता है, ये आपका डायनेमो का काम क्या है, डायनेमो का काम क्या है, देखिए डायनेमो का काम क्या होता है बताइए एक बार। डायनेमो क्या कहता है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी को किस में बदलता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये आपका चेंज करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है आपका कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4 क्या होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। आगे है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, कहा जाता है। तो मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। क्या कहा जाता है, मीथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्स को क्या कहा जाता है, मीथेन गैस, मीथेन को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे आपका है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, देखिए यहाँ पर जितने भी आपके ऐसा यूनिट है ना, जितने भी आपका ऐसा यूनिट है, जितने भी मात्रक है, एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन ही मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, रट्टा मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये अब क्वेश्चन आप एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट जो होता है ना, ये यहाँ पर सभी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आने का चांस पूरा है। देखिए यहाँ पर आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आगे है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कौन से रंग का जो वेवलेंथ होता है सबसे अधिक होता है, तो यह होता है आपका किसका, लाल रंग का क्या होता है आपका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लेकिन वही बात बोलूँगा, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो ये होता है आपका वायलेट का। क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम होता है किसका, तो ये होता है वायलेट का यानी कि बैगनी का होता है। सबसे अधिक की बात करूँ तो यहाँ पर रेड होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका है कि इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग में होता है। इंसुलिन का स्राव जो होता है ना, कौन से शरीर में होता है, ये होता है अग्नाशय में। क्या होता है, अग्नाशय में होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है आपका मधुमेह। क्या होता है, मधुमेह होता है। क्या होता है, मधुमेह होता है, जिसे कि डायबिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटीज़ किस कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। आगे है डायनेमो का कार्य क्या है, यही क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था। तो डायनेमो का कार्य क्या है, डायनेमो का कार्य क्या है, तो डायनेमो का काम क्या है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, डायनेमो का काम क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
अब देखिए यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये करता है बैटरी। क्या करता है, बैटरी क्या करता है ना, बैटरी क्या करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत मीटर क्या करता है, ये विद्युत मोटर क्या करता है, यहाँ पर मोटर कर देता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि पंखा चलना, पंखा जो चलता है ना, ये विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है ना। आगे है आपका कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है किसको, केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। वही बात बोलूँगा मैं। राइबोसोम, राइबोसोम किसको कहते हैं, राइबोसोम किसको कहते हैं, तो ये प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राइबोसोम को कहा जाता है। और लाइबोसोम, लाइसोसोम को किसे कहते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम किसको कहते हैं, तो ये आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, याद कर लीजिए, पावर हाउस। किसका, पावर हाउस। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिया है, तो रिवीजन जरूर करिएगा मेरे सारे क्लासेस को। अभी भी टाइम है, आप लोग बस रिवीजन करिए। और जो वीरपद के एप्लीकेशन पे जो टेस्ट दिया गया है ना, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। टेस्ट ज्वाइन करने में कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपका है। तो 15 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट के अंदर आपको खत्म करना है। ठीक है ना, मेरे साथ में। देखिए 1200 का 25% कितना होगा, 1200 का 25% कितना हो जाएगा, 1200 का 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं फास्ट तरीके से मैं जा रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यदि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए मैंने क्या बताया था, M1 D1 = M2 × D2। मैं आप समझा नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्टली बना रहा हूँ। आपको 10 गुना में 15 कर दीजिए, बराबर में 15 गुना में D कर दीजिए। तो यहाँ पर D बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना में 15 बटा में कितना हो जाएगा, 15 कट 15 कट जाएगा, यानी 10 दिन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं इसका बता ही देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, M1 × D1 बराबर में M2 × D2 होता है। पहले कितने लोग कितने दिन, अब कितने लोग अब कितने दिन, कोई एक इसमें से नहीं दिया रहेगा आपका। ठीक है ना, वही आपको यहाँ पता करना होगा। इसमें क्या था, पहले 10 लोग था ना, पहले 10 लोग 10 मैंने गुना कर दिया, 15 दिन लगते थे, 15 मैंने कर दिया दिन बराबर में। अब 15 आदमी हैं, 15 मैंने कर दिया, अब कितने दिन लगेंगे ना, वही तो मैंने डी निकाल दिया ना। तो डी बराबर क्या हो गया, इतना बटा में इतना हो गया, बस आपका आंसर निकल के आ गया। एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई आपका 10 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगल। ठीक है ना, रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का परिमाप क्या हो जाएगा, पैरीमीटर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या हो जाएगा, तो ये आपका होता है 2 × में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है। एक बार आप लोग 38 नंबर का आपका आंसर कमेंट भी कीजिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका बताइए कि 3, 6, 9, 12, 15 का औसत क्या हो जाएगा। देखिए 3 + में 6 + में 9 + में 12 + में 15 सभी को जोड़ के और 5 भाग लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वैसा भी है। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 में डिफरेंस कितना का है, सब में डिफरेंस कितना का है, 3 का डिफरेंस क्या है, 3 का डिफरेंस है। सब में क्या है, 3 का डिफरेंस है ना। तो क्या हो जाएगा, जब डिफरेंस बराबर होना, अगर सभी का अंतर बराबर होना तो बीच की संख्या क्या हो जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर डिफरेंस समान हो तो बीच का नंबर क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 था ना, 5 में बीच का संख्या क्या है, 9 है, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ गया 9। अगले क्वेश्चन में है आपका एक वृत्त का त्रिज्या दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दिया कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr², 22/7 गुना में 14 कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 7 गुना में 14, 14 नंबर 28, यानी कि 616 कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 2000 का 5% 3 वर्ष का साधारण ब्याज, इसका फार्मूला क्या होता है, SI का फार्मूला क्या होता है, PRT/ में क्या होता है, 100 होता है। चलिए 41 का आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना, देखिए 2000 गुना में 5 गुना में 3 बटा में कितना हो जाएगा, 100 कट जाएगा, 20 × 5 = 100, 300 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपका बोल रहा है इसका मान कितना, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा।
इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 12 हो जाता है, यानी रूट अंडर में कितना हो जाए 12 गुना में 12 कितना होता है 144 होता है ना। एक बाहर निकाल देंगे, आपका आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन में है कि बताइए 54 किलोमीटर प्रति घंटा वो किसे बदलना है, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। इसके लिए मैं बताऊंगा नहीं, मैं आप लोगों से मैं कमेंट चाहूँगा। कमेंट में बताइए 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका है कि बताइए ए बी का रेशियो इतना दिया गया है और बी सी का रेशियो इतना दिया गया है, तो ए बी सी कितना हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे 2:3 करेंगे, 4:5 करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, ये आपका ए है, ये बी है, आपका सी है, ये ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, इसमें दोनों गुना कर देंगे, ठीक है ना। पहले इन दोनों गुना करेंगे, फिर इन दोनों गुना करेंगे और फिर इन दोनों गुना करेंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए पहले इन दोनों गुना करेंगे ना, कितना 4 दुना में 8 हो जाएगा। अब 4 तिया में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 5 तिया में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया। ये एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया गया है, समकोण त्रिभुज का आधार कितना दिया गया है, ये आधार दिया गया है 6 और आपका लंब दिया गया 8। तो इसका बोल रहा है कर्ण कितना है, इसका हाइपोटेनियस कितना है, ये पूछ रहा है ना। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, रूट अंडर में क्या कर लीजिए, यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 64 ये हो जाएगा और 36 ये हो जाएगा, ये रूट अंडर में 100 हो जाएगा, यानी कि आपका 10 निकल के आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका है कि बताइए 12, 15 और 20 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, एलसीएम कितना होगा। देखिए 12, 15 और 20 का वैसे भी निकाल लेंगे, वैसे देखिए यहाँ पर निकालने का तरीका क्या है। देखिए 20 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 20 गुना में 2 40 हो जाएगा। क्या 40 12, 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 20 या 60, अगर मैं 60 ले लूँ ना, देखिए सबसे बड़ा जो नंबर रहेगा ना उसको आप गुना करते रहिएगा। सबसे बड़ा नंबर में इन दोनों से भाग लगाइएगा, कट जाएगा ये पूरा पूरा, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, नहीं तो आपका एलसीएम नहीं होगा। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, उसके 20 गुना कर दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, 20 गुना 40। अब 40 देखिएगा, 40 क्या दोनों काट रहा है, नहीं काट रहा है। अब 2 से नहीं होगा ना, 3 से गुना करेंगे तो 20 या 60 होता है। अब 60 जो होता है ना 12 और 15 दोनों से कट रहा है ना, तो आपका 60 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आसान था, बता दिया मैंने। बाद बाकी इससे लंबा भी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा एक बार में। आगे है कि बताइए x - 5 x - 5 बराबर में 10 है, x - 5 बराबर में आपका 10 है। तो बोल रहा है x का वैल्यू कितना होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 प्लस में 5 हो जाएगा। अभी माइनस में है तो इस प्लस में आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 15। आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका है एक घन का आयतन इतना है, उसका भुजा कितना है। देखिए अगर मान लिया फॉर्मूला जिसको पता होगा ना उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसको फार्मूला पता नहीं है आंसर नहीं निकाल सकते हैं। चलिए मैं बोल रहा हूँ क्यूब का रेट क्या है, क्यूब का वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना होता है, ये होता है ए क्यू होता है। यानी आपको ए क्यू का वैल्यू कितना दिया गया है 125 मीटर क्यू दिया गया ना। ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 5 गुना में 5 गुना में 5 कितना होता है 125 होता है ना। अब 3 यहाँ पर है ना, एक बाहर निकालेंगे ना तो 5 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में है इसका आपको बोल रहा है कितना होगा वैल्यू, तो 500 का 10%, 10 बटा में 100 कर लीजिए, ठीक है ना। और गुना में 20 बटा में 100 कर लीजिए। 0 0 कट जाएगा, 0 और 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5 गुना में 10 बच जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये किस में दिया गया है, ये दिया गया आपका बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के 3 कोण, त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज है ना उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है ना तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि 1+ डिफेंस अकेडमी जो है ना अब क्या बन गया है, तो ये बन गया है शपथ डिफेंस अकेडमी। क्या बन गया है, शपथ डिफेंस अकेडमी बन गया है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार कमेंट में कर दीजिए, ठीक है, जो ये क्लास में कितना आपका नंबर आया है ना, कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और क्लास अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद।